सभी भारतवासियों को नमस्कार। मैं चंद्रपाल सिंह कश्यप, भारत का एक जिम्मेदार नागरिक, आपके बीच में अपने मन की बात रखना चाहूँगा। वर्तमान समय में किसान आंदोलन चल रहा है। भारत सरकार की गलत नीति और नीयत की वजह से भारत का अन्नदाता यानी भारत देश को पालन पोषण करने वाला, भारत देश को चलाने वाला आज अपने हक की लड़ाई के लिए रोड पर है। मैं कुछ साथियों के साथ गाजीपुर बॉर्डर जो उत्तर प्रदेश में लगता है, दिल्ली के पास में 17 जनवरी को गया। हजारों की तादाद में भारत के अनेक अनेक कोने से सब समाज के किसान भाई वहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और भारत सरकार द्वारा लाए गए काले कानून का विरोध कर रहे हैं। भारत सरकार जो नियम कायदे कानून जो संवैधानिक रूप से लाने चाहिए उनको न लाकर संविधान को मद्देनजर रखते हुए कुछ लोगों के निजी स्वार्थ के लिए नए नए कानून लेकर आ रही, जो कि न तो मानव हित में है, न समाज हित में, न देश हित में है। ऐसा देखा जा रहा है कि वर्तमान सरकार केवल सरकार ही सरकारी है, बाकी सब कुछ प्राइवेट कर रही है। प्राइवेट यानी निजीकरण किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जब कोई भी नियम पार्लियामेंट में पास हो जाता है उसके बाद कंपनीज एक्ट बनता है, कंपनी रजिस्टर्ड होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, उसका एक अपना एक्ट है, उसमें सरकार भी कोई दखलंदाजी नहीं करती है। कोई भी कंपनी फायदे के लिए बनती है ये तो हम सब जानते हैं। कोई भी कंपनी अपने नुकसान का व्यापार नहीं करती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, उसमें सभी के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बताया। लेकिन कोई भी सरकार अभी तक जो भारतीयों को भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार देना चाहिए वो नहीं दे रही है। भीख के रूप में अलग अलग लुभावने फायदे दिखाकर भारतीयों को गुमराह करके वोट बैंक की राजनीति करके उनको यूज कर रही है। लेकिन आज भारतीय जागरूक है, पढ़ा लिखा है, संविधान को पढ़ता है और उसको मानता भी है, समझ रहा है कि महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कुछ भी संविधान में लिखा हमारे अधिकार कर्तव्यों के बारे में, उसके अनुसार वर्तमान में भारत की जो सरकारें चल रही हैं भारतीय संविधान से चल रही हैं, देश भारतीय संविधान से चल रहा है। अन्यथा तो इस देश के अंदर खून खराबा अराजकता फैल गई होती। सरकारें नए नए डरावने खौफ ले लेकर आती हैं, कभी बीमारी का खौफ, कभी भगवान का खौफ, कभी कर्जे का खौफ, कभी वोटों का खौफ। आज हर भारतीय खौफ के साए में जी रहा है। बड़े दुख की बात है
कि भारत सरकार जो नियम समाज हित, देश हित और मानव हित में लेके आने चाहिए, जो नहीं लेके आई है। बात करेंगे वर्तमान की किसान के 3 बिलों की। सबसे पहले बात एमएसपी की, गारंटी की। भारत सरकार ने जैसे बीएसएनएल कंपनी को बेचकर रिलायंस ग्रुप को दिया और रिलायंस ने फ्री में अपनी सिम दी, 1 साल 2 साल फ्री में बिजनेस किया। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज जियो कंपनी कर रही है। उससे पहले हम जाएं अंग्रेजों के ज़माने में, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, उसने भी फ्री में सबको चाय पिलाई थी। आज हर आदमी चाय का आदी हो गया है। बदला कुछ नहीं है, पहले की तरह पूंजीवाद, सामंतवाद, बंधुआ मजदूरी दोबारा से आने वाली है हमारे देश के अंदर, क्योंकि सरकार की न तो नीति ठीक है, न ही नीयत ठीक है। इसी तरह से एमएसपी लागू किया है, लेकिन गारंटी लिखित रूप से नहीं दी सरकार ने। सरकार को पता है कि कुछ दिन किसानों को बेवकूफ बनाते रहो, उनको लॉलीपॉप देते रहो, जैसे कि गधे के आगे गाजर बांध देते हैं, गाजर के लाहक से गधा आगे बढ़ता रहता है। इसी तरह से वर्तमान सरकार ने भी वही तरीका अपनाया है कि किसानों को किसान निधि दे दो, 2-2 हज़ार रुपये दे दो, लेकिन 2-2 हज़ार रुपये सभी किसानों को लिए नहीं मिले हैं। ये सरकार का डाटा झूठा है कि सभी किसानों को किसान निधि मिली, ऐसा नहीं है। हम जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, गांव-गांव जाके हमने सर्वे किया और देखा कि भारत सरकार, राज्य सरकार की कितनी योजनाएं हैं जो कि ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रही हैं। केवल कागजों में कायदे कानून बनाने से काम नहीं चलता है, ज़मीनी स्तर पर भी उसका मूल्यांकन होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। एमएसपी की गारंटी अगर सरकार देती है तो किसान के हित में है, अन्यथा तो ये कि लॉलीपॉप है। और किसान आज समझ गया है, पढ़ा लिखा किसान है, कोई गंवार किसान नहीं है। ये सरकार की लुभावनी स्कीमों से कोई कब्जे में नहीं आएगा। अगर किसानों को उनका हक अधिकार नहीं मिलता है तो आगे देश के लिए जो परेशानी होगी सोच नहीं सकते। भारत सरकार को चाहिए कि पहले की ही तरह नदी, नाले, तालाब के माध्यम से खेती की जाए, जिससे कि पानी का स्तर नीचा न हो, पानी का स्तर मेंटेन रहे। सरकार को नहर बंबा के माध्यम से खेती करनी किसानों के लिए भी आसान होती है और पानी का जो हमारा स्तर है वो भी मेंटेन रहता है, लेकिन किसान इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आज वर्तमान में देखा जाता है कि ट्यूबवेल, जगह जगह ट्यूबवेल, हर खेत पर ट्यूबवेल लगे हुए हैं, जगह जगह छेद हो रखे हैं ज़मीन में, और पानी का स्तर दिन पर दिन, सालों साल नीचा होता चला रहा है। ऐसा लगता है कि 2040 तक पानी का स्तर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा। अगर सरकारों ने पानी संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया, नहर बंबाओं के माध्यम से सिंचाई के माध्यम नहीं अपनाए, तो आगे आने वाले भविष्य में बहुत ही दुविधा आने वाली है। ये बात सरकारों को सोचना चाहिए। एक बात तो यह है कि जब तक एमएसपी की गारंटी सरकार नहीं देती है तो किसानों को विश्वास नहीं होगा कि सरकार किसानों के हित में है। दूसरे बिल की बात करें, असेंशियल कमोडिटी के संग्रह करने की, ये व्यवस्था नई इसलिए लेके आ रहे हैं कि किसान से तो हम कम दामों पे माल खरीद लेंगे, लेकिन जब कंपनियां जब इसमें आएंगी
उनको खुली छूट मिल जाएगी। वो अपने किसानों के सस्ते माल को लेकर अपने संग्रह में रखेंगे, कोल्ड स्टोर में रखेंगे, गोदामों में रखेंगे और मनमाने तरीके से उसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा जोड़कर उसको देश में या देश से बाहर उसको बेचेंगे। तो यह भी एक गलत कानून है। इसमें चूँकि सभी भारतीय हैं, सभी को भारत में रहने का, खाने का, पीने का बराबर का अधिकार है, जो भारतीय संविधान कहता है, समता। तो एक आदमी को, जब किसान को कम मूल्य क्यों और एक व्यापारी को अधिक मूल्य क्यों, इस पे भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये कानून किसी के हित में नहीं है, केवल व्यापारी के हित में है, उद्योगपतियों के हित में है। ये कानून भी किसान हित, मानव हित, समाज हित और देश हित में भी नहीं है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ऐसा कानून है जिसमें किसान और कंपनी के बीच में एक संबंध बनेगा, एक एग्रीमेंट बनेगा। उस एग्रीमेंट के बनने के बाद कंपनी देश की समुचित संसाधनों का पूरा फायदा उठाएगी, चाहे वो पानी है, चाहे पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेगी वो उपज लाने के लिए, फसलों की उपज लाने के लिए। क्योंकि कंपनियां अपना ज़्यादा मुनाफा करेंगी, उन्हें किसी से मतलब नहीं है कि ज़मीन की जो उर्वरक शक्ति है ख़त्म हो जाएगी ज़्यादा पेस्टिसाइड डालने से, ज़्यादा खाद डालने से, रसायन खाद डालने से। क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ जो होते हैं वो मिट्टी की उपजाऊ को ख़त्म कर देता है धीरे 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 धीरे। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये भी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसान से जब कंपनी एग्रीमेंट करेगी तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि किसान उस खेती में कार्य करेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है और नहीं कोई कंपनी गारंटी देगी। क्योंकि जब कंपनी काम करेगी तो मशीनीकरण का ज़्यादा प्रयोग होगा खेती के अंदर, वहाँ पर बेरोजगारी ज़्यादा हो जाएगी। आज जो किसान अपने 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा में जो कार्य स्वयं कर रहा है और अपनी उपज कमा रहा है, अपनी मेहनत मजदूरी निकाल रहा है, अगर कंपनी के साथ में कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो स्वयं भी अपनी ज़मीन पे काम नहीं कर पाएगा। और जब एक साथ में बहुत सारी ज़मीन ले ली जाएगी तो उसको आगे चल के ये पता नहीं चलेगा कि मेरी ज़मीन कहाँ है। वो क्लब हो जाती है, कंसोलिडेट हो जाती है। दूसरा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जो एमएसपी है, मिनिमम सेल्स प्राइस है, वो ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे वो लागू नहीं होता। क्योंकि कंपनी और खेती फसल का जो एग्रीमेंट है उसमें उपज आएगी और उसमें ये भी हो सकता है कि किसान का फसल जो उसमें उत्पादन होगा उसमें एक अच्छी फसल होती है, एक खराब फसल होती है और प्राकृतिक आपदा आती है तो वहाँ पे किसान को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आज वर्तमान समय में जब प्राकृतिक आपदा आती है तो किसान को नुकसान होता है और सरकारें उसकी भरपाई करती हैं। किसान को भले ही नहीं मिल पाता लेकिन कंपनी जब उसको करेगी, जो क्रॉप इंश्योरेंस होती है तो कंपनी उसका इंश्योरेंस का पूरा फ़ायदा उठाएगी और किसान को उसका कितना फ़ायदा मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर कहने का मतलब ये है कि एक ही चीज़ ऐसी बची थी जो किसानी थी, ज़मीनी थी, उसको भी सरकार निजीकरण में लेके आ रही है। ये बड़े सोचने की बात है, बड़ी निंदनीय बात है। ऐसी सोच सरकार की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सरकारी नौकरी की इसलिए बात कही थी कि सरकारी नौकरी अगर आदमी करता है तो उसको सेटिस्फेक्शन होती है। वो कहता है कि मैं लंबी उम्र तक 50-60 साल तक अपना यहाँ पर जीविका उपार्जन करूँगा, अपने परिवार को पाल सकता हूँ। और बाबा साहब ने ये भी उसमें लिखा था कि PF, ESI, बोनस, ग्रेचुटी और आदमी 60 साल के रिटायर होने के बाद उसको पेंशन की भी गारंटी उसमें दी गई थी। लेकिन सरकारों ने अपने निजी फ़ायदे के लिए, कंपनियों के फ़ायदे के लिए नए नए कानून लाकर पेंशन ख़त्म कर दी, PF, ESI ख़त्म कर दिया, मेडिकल ख़त्म कर दिया। आज आदमी जो काम करता है 8 घंटे बाबा साहब ने रखे थे, सरकारें 12 घंटे काम लेके आ रही है। उसी तरह से जैसे कि पहले बधुआ मजदूर बनाए जाते थे, 12-14 घंटे काम कराते थे उनसे, लेकिन तनख्वाहें उतनी दी जाती। आज तनख्वाहें आधी हो गई हैं
60-70% तनख्वाह लोगों को मिल रहा है। प्राइवेट कंपनियों में सुबह आदमी जाता है, शाम का उसको पता नहीं कि शाम को दूसरे दिन के लिए उसके निमंत्रण है भी या नहीं। लेकिन सरकारी नौकरी में कम से कम इतना तो था कि आदमी 60 साल तक रिटायर होता है, उसकी उम्र बढ़ जाती है और अपने लिमिटेड जो भी पैसा उसमें मिलता है अपने परिवार को पाल लेता है। 60 साल के बाद पेंशन इसलिए रखी थी बाबा साहब ने कि जब आदमी शिथिल हो जाता है और उस बुजुर्ग आदमी के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे या बुजुर्ग का पालन पोषण करेंगे। इसलिए हर सर्विसमैन को पेंशन की व्यवस्था दी गई थी कि रिटायरमेंट होने के बावजूद भी बुजुर्ग आदमी यानी स्वयं और या उसकी पत्नी अपने बच्चों पर निर्भर न रहें। दूसरी, उन बुजुर्ग लोगों को पेंशन की व्यवस्था रखी थी कि जिसने खुरपी चलाई, फावड़ा चलाया, कलम चलाया, सरकारी नौकरी भले ही नहीं की उसने, उसको भी पेंशन की व्यवस्था बाबा साहब ने इसलिए रखी थी संविधान में कि उसने भी देश के हित के लिए काम किया है। जब वो बुजुर्ग हो जाएगा, उसके हाथ पैर शिथिल हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएगा, तो वो अपना पेंशन के माध्यम से आपका गुजारा कर सकता है। लेकिन सरकारें उसको भी समय से नहीं दे रही हैं। सरकारों को जो काम करना चाहिए जनमानस के लिए वो तो कर नहीं रही है, लेकिन कुछ उद्योगपतियों के लिए, कुछ लोगों के लिए, हितों के लिए, व्यक्तिगत फायदे के लिए सरकार जो निजीकरण कर रही है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे कृषि का हो, निजीकरण, जिस विभाग में 24 घंटे आदमी काम करता है उसका कानून निजीकरण नहीं होना चाहिए। जैसे बिजली विभाग, जल विभाग, एयरपोर्ट, रेलवे, एजुकेशन, स्वास्थ्य, इनका निजीकरण होना किसी के हित में नहीं है। लेकिन वर्तमान में यही देखा जा रहा है कि सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, केवल सरकार ही सरकार रह जाएगी, आगे चलकर बाकी सब प्राइवेट हो जाएगा। मेरी ये समझ नहीं आता है कि आखिरकार ये किस लिए। एक तरफ तो हमारे धर्मगुरु ये कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह सब छोड़ दो। हमारे धर्मगुरु इन उद्योगपतियों को क्यों नहीं समझाते हैं कि भाई ये पैसा सभी का है, खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। ये बातें इनको उद्योगपतियों को क्यों नहीं समझाते हमारे धर्मगुरु। किसानों को, अनपढ़ों को, मजदूरों को क्यों समझाते हैं कि भाई काम, क्रोध, लोभ, मोह मत करो। उद्योगपतियों को भी समझाने की जरूरत है कि आखिरकार जो संविधान में जो सरकारी नौकरी की व्यवस्था दी गई थी पहले, उसको क्यों नहीं कर। सरकारी नौकरियां खत्म करते जा रहे हैं, प्राइवेट नौकरी में इतना काम किया जा रहा है, 8 घंटे काम। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि आप तो बाहर बहुत घूम के आए हैं, लेकिन आप बाहर से लेके क्या आए। एक चवन्नी आप नहीं लेके आए, निवेश भारत में नहीं कर रहा है कोई भी। दूसरा, ज्ञान की बात नहीं लेके आए। विदेशों में 8 घंटे काम करता है, 8 से 5 बजे की ड्यूटी होती है, उसके बाद जो काम करता है उसको ओवर टाइम मिलता है। 5 डेज वीक होता है हमारे देश में, 6 दिन 7 दिन काम करते हैं, तनख्वाह 10 तारीख चढ़ने के बाद मिलती है प्राइवेट नौकरी में। शर्म आनी चाहिए। बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम दहलेगा भी नहीं है। भारत में लागू होना चाहिए 8 घंटे की ड्यूटी, उसके बाद ओवर टाइम, मेडिकल, ईएसआई, पीएफ, जो भारत के संविधान में लिखा हुआ है। हर 2000 की आबादी पे एक सुरक्षाकर्मी होना चाहिए, जो कि नहीं है। एक न एक दिन सबने जाना है। नाम केवल उसी का रहता है जो अच्छे कर्म करते हैं। बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके देश के बच्चों के हक अधिकार की खातिर अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए। हम सलूट करते हैं ऐसे महामानव को, जिसके त्याग बलिदान की वजह से आज हर भारतीय अपनी बात रखने की आजादी रखता है। ऐसे महामानव जिन्होंने
रात दिन मेहनत करके संविधान लिखा। संविधान में सभी भारतीयों के हक अधिकार दिए, महिलाओं के लिए हक अधिकार दिए। हम नमन करते हैं ऐसे महामानव को बारंबार, लेकिन आज बहुत से पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग देश हित में काम कर रहे हैं। क्या फायदा है ऐसे नेता बनने का, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी बनने का, ऐसी पढ़ाई लिखाई करने का जो जनहित में कोई आवाज नहीं उठा सकते। आज किसान जो देश का अन्नदाता कहलाता है, हम धरती माता तो कहते हैं लेकिन माँ का कभी ख्याल नहीं रखते। कभी सोचा होगा कि कोई कंपनी 10 साल के लिए अगर एग्रीकल्चर को ले लेती है, 15 साल को अगर एग्रीकल्चर को ले लेती है, कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है, तो उस खेती में से जितने भी समृद्ध संसाधन देश में हैं उस सब का प्रयोग करेगी और कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए उसमें ऐसी फसल पैदा करेगी, आगे आने वाले 10 से 15 साल के अंदर जमीन की स्थिति बेकार हो जाएगी। जो संसाधन हमारे थे उनका प्रयोग करके कंपनी अपना मुनाफा करके निकल जाएगी। कंपनी कभी सौदे का घाटा नहीं करती है, सौदे का घाटे का व्यापार नहीं करती है। इसलिए सभी भारतवासियों को मेरा निवेदन है, आह्वान करता हूं मैं सभी भारतवासियों को कि किसानों के साथ मिलकर इस आंदोलन को सफल बनाएं, क्योंकि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, पूरे भारतवासियों का आंदोलन है। इसमें किसान हैं, मजदूर हैं, नौकरी करने वाले हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं। केवल 10-5 लोगों के फायदे की वजह से करोड़ों लोगों का नुकसान होने वाला है इन काले कानून का। खेती को निजीकरण में नहीं डालना चाहिए, ये किसी के हित में नहीं है। अभी हमने करके देख लिया, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं खून चूस रही हैं। आज आदमी हारी है, बीमारी है, लेकिन कंपनियों को काम से मतलब है। उन्हें मतलब नहीं है अपने एम्प्लॉय को, लेकिन विदेशों में हेल्थ इज वेल्थ पे काम करते हैं। अगर उसका एम्प्लॉय ही खुश है, स्वस्थ है, तो वो अच्छा काम करेगा, मेहनत करके काम करेगा। यह मल्टीनेशनल कंपनियों से हमें सीख लेनी चाहिए, लेकिन वो काम हम नहीं सीखते। विदेशों से हम कोई सीख नहीं सीख पा रहे हैं। सीख रहे हैं तो सिर्फ लूट मार, लूट लो, जितना लूटना है लूट लो। आज हमारे देश में साइबर क्राइम के माध्यम से रोजाना करोड़ों लोगों का, करोड़ों रुपयों का घोटाला हो रहा है। डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं कि कोई भी डिजिटल के माध्यम से करोड़ों रुपए बटन दबा के लोग कमा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, डांका डाल लेते हैं। जैसे पहले घोड़े पे सवार होकर डांका डालने आते थे, आज भी वही डांका पड़ रहा है, लेकिन फॉर्म डिजिटल फॉर्म में हो गया है। आज भी हमारे देश में विदेशी घुसपैठिए घुसे हुए हैं, चाहे वो साइबर क्राइम के माध्यम से सही, चाहे वो कोरोना के माध्यम से सही, चाहे वो व्यापार के माध्यम से सही, लेकिन हमारे देश के अंदर विदेशी घुसे हुए हैं, विदेशी नीतियां घुसी हुई हैं, जो कि देश में लूट मार कर रहे हैं। जैसे पहले सोना चुरा चुरा के लेके चले जाते, मंदिरों पर डाका डाला जाता था, आज भी वही हो रहा है, कुछ नहीं बदला। बदली है तो सिर्फ विचारधारा, बदला है तो सिर्फ तरीका। इसलिए सभी भारतवासियों को जागरूक होने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। सरकार का विरोध राष्ट्र का विरोध नहीं होता, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार 5 साल के लिए आती है और राष्ट्र हमेशा के लिए होता है। सभी बुद्धिजीवी साथियों से पुनः मेरा निवेदन है कि जो अच्छा है, जो मानव हित में है, समाज हित में, देश हित में है, उसी कार्य को करने दें। आज
सरकारें निजीकरण की तरफ जा रही हैं, यानी विनाश की तरफ जा रही हैं। ऐसा नहीं होने देना है। रेलवे का निजीकरण उचित नहीं है, एयरपोर्ट का निजीकरण उचित नहीं है, बिजली का, पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का निजीकरण नहीं होना चाहिए। ये कानून गलत है। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए ये काम करा रहे हैं। सरकार के माध्यम से संविधान को दायरे में रखकर हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं कि सभी को विश्वास होता है, अगर कोई फसाद होता है तो कहते हैं कि चलो भाई तुम्हें कोर्ट में देखेंगे। तो आज कोई भी न्याय के लिए अगर उम्मीद करता है तो वो न्यायालय से करता है कि हमें न्यायालय में जरूर न्याय मिलेगा। इसलिए किसानों के हित में न्यायकारी न्याय दिया जाए और जो सरकार काले कानून को लेके आई है इसे वापस किया जाए, क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। केवल एक कानून है जो एमएसपी का है, मिनिमम सेल्स प्राइस, उसकी गारंटी के साथ में इसको लागू किया जाए तो सबके हित में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।